मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे देश में फिलहाल सुर्खियों में है यूजीसी। जातिगत श्रेष्ठता का जिनमें भाव है वो अपने से निम्नतर जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन यूजीसी ने इसे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करते हुए चार भागों में एससी एसटी ओबीसी और जनरल, इन चार भागों में समझा। और इसने जो रूल ड्राफ्ट तैयार किए उनमें यह तय किया कि जनरल और ओबीसी वर्सेस एससी और एसटी। लेकिन ओबीसी के लोगों ने कहा कि हमारे साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है तो हमें भी रूल्स में इनके साथ रखा जाए, अर्थात एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल, यानी कि जनरल कास्ट के द्वारा इन तीन जातियों के साथ भेदभाव होता है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह के भेदभाव होते हैं तो यूजीसी एक रूल लेकर आती है कि सवर्ण जाति के छात्रों के द्वारा अगर इन तीन लोगों के साथ या इन तीन जाति के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता है तो उनके खिलाफ शिकायत कराई जा सकती है। ये वो रूल थे। फरवरी 27 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए गए। अप्रैल 25 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी कि हां ठीक है, कर दो अगर आप बनाकर ले ही आए हो। और जनवरी 14 को यूजीसी ने इसका बम फोड़ दिया कि लो साहब हम लेकर आ गए। अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कहीं भी यह पाया जाता है कि वो जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे उस डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर पनिश किया जा सकेगा। इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का विधान बनाया गया कि कॉलेजेस में कैसी कैसी बॉडीज बनेंगी, क्या तरीका होगा, ऑम्बुड्समैन क्या होगा, शिकायतें कब होंगी, कहां होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। इसके संस्थागत रूप में ही सबसे पहली दिक्कत निकल कर आई। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात पर कि सवर्ण ही जातिगत आधार पर विभेद कर रहा है, यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है। यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर है जिससे वो यह जांच पा रहा है कि जनरल कास्ट के बच्चे ने ही ओबीसी एससी एसटी के साथ भेदभाव किया है। यह कैसे सिक्योर नहीं कर पाओगे कि ओबीसी भी जनरल के एससी एसटी के साथ भेदभाव कर सकता है। रिवर्स इसका भी है कि क्या यह सुनिश्चित कर पाओगे कि जो ब्राह्मण्स हैं या सवर्ण हैं, जो सवर्ण जाति के अंदर वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, इन लोगों के साथ जैन भी हैं, इन लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनके साथ कोई ऐसी टीका टिप्पणी या इनके साथ कोई विभेद या इनको जैसे कश्मीर में पंडितों को निशाना बनाया गया ऐसे करके निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इसका यूजीसी के पास क्या अपडेट है? क्योंकि जेएनयू की दीवारों पर हाल ही में एक सुर्खी काफी चर्चा में रही थी जहां ब्राह्मणों के खिलाफ बयान लिखे गए थे। बीएचयू की दीवारों पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में यूजीसी ने इन रूल्स को बनाते समय, और ये कानून नहीं है, एक संस्था के द्वारा बनाए गए रूल हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में, और उन रूल्स को अप्लाई करा दिया गया है। और ऐसे में यहीं से विवाद होना शुरू होता है। देश के अंदर पूरी तरह से एक बहस छिड़ जाती है कि पहले समानता के नाम पर कॉलेजेस के अंदर, एडमिशन के अंदर, मेरिट्स के अंदर, नौकरियों के अंदर समानता के नाम पर आरक्षण दिया गया। आरक्षण के बाद में अब उनके साथ में अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो इस भेदभाव से विरोध नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन भेदभाव की दुर्भावना के विरुद्ध अगर किसी को केवल टारगेट किया गया, क्योंकि अब जनरल कास्ट माइनॉरिटी रहेगी, और अगर ऐसे में अगर उसको टारगेट करके उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया तो उससे बचने का उपबंध क्या है? सवाल यह नहीं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सवर्ण, सवाल यह है कि यह रूल ऐसी स्थिति में कि जब इन कानूनों का उपयोग सवर्ण के विरोध में किया गया या सवर्ण के खिलाफ उसे फंसाने के लिए, एक फैकल्टी, एक लेक्चरर जिससे आपको नहीं समझ में आ रहा, उसने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया कॉलेज में, आप उसके खिलाफ यह कानून लागू करवा देते हैं। कोई छात्र जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स में कुछ कर रहा है उसके खिलाफ आप इस तरह की डिग्री, इस तरह का बयान दे देते हैं कि साहब ये सवर्ण जाति से है और इसने फला फला छात्र के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। यूजीसी के रूल में सवर्ण जाति के जो छात्र पढ़ रहे हैं या शिक्षक जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस रूल का उपयोग हुआ तो उस रूल से बचाव के लिए क्या दिया गया है? सबसे बड़ी बात यहीं से बहस के रूप में छिड़ी शुरू होती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ ओबीसी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल हो गए हैं, अर्थात बराबरी के अवसर में शामिल करते करते
अब यहां पर समानता का अवसर लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन में रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल यही कर रही है, समानता के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन केवल जनरल कास्ट करती है। यह सिद्धांत था स्थापित करने की जो परिपाटी यूजीसी ने बनाई, और उसके विरोध में कैंपस में स्ट्रक्चर के नाम पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, इक्विटी हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई। छात्रों को कहा गया कि वो ऑनलाइन तरीके से भी इस पर शिकायत कर सकते हैं। बकायदा इसको डिफाइन किया गया, इंप्लिसिट, इनडायरेक्ट इंपैक्ट, सब तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चरल चीजें कही गई। कहा गया कि कोई व्यक्ति इसमें आसानी से कंप्लेंट कर पाएगा, इसके बाद कमेटी 24 घंटे के अंदर मिलेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, 7 दिन के अंदर एक्शन हो जाएगा, और अगर कोई एक्शन नहीं होता तो सीधा ऑम्बुड्समैन के पास जाकर शिकायतों का निपटान किया जाएगा। और अगर ये नॉन कंप्लायंस कर देती हैं यूनिवर्सिटीज, तो उन्हें यूजीसी की स्कीम से, डिग्री प्रोग्राम से, ऑनलाइन कोर्सेज से और इवन यूजीसी के रिकॉग्निशन से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये मानने से इनकार कर दे तो उन्हें इससे पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। बवाल सारा यहीं पर है कि यहां समानता लाने के नाम पर पहले ही हमारे देश में इतने सारे संवैधानिक उपबंध हैं, कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, और इनके साथ साथ अब समानता के नाम पर आप ओबीसी, एससी, एसटी साथ में अगर पढ़ रहे हैं और उस समय पर डिस्क्रिमिनेशन की अगर कोई झूठी शिकायत भी हो जाती है कि इसने जातिगत टिप्पणी की है, तो फिर आप उसका क्या बचाव देंगे। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के खिलाफ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर 4 जातियों की तरफ से ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठन और करणी सेना ने मिलकर समाज सर्व सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है, और सरकार को अपनी तरफ से यह बात लिखकर दी है कि शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं होता तो वह कॉलेज के अंदर ओम्बुड्समैन के पास जाकर अपील कर सकता है। अगर यह घटना टारगेटेड होने लगी, और इस टारगेटेड घटना में इस तरह के उदाहरण कि ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी, इस तरह के उदाहरण दिखने लगे, या फिर सवर्ण समाज के खिलाफ बयान दिखने लगे, तो क्या करेंगे। जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में हुआ, जेएनयू की दीवारों पर, बीएचयू की दीवारों पर जो लिखा दिखा, अगर ऐसी घटनाएं रिपीटेटिव होंगी तो फिर इसका क्या करोगे, बचाव क्या है। इसके चलते सवर्ण समाज, अच्छा सवर्ण समाज के साथ एक मुसीबत क्या है, यह हमेशा से, क्योंकि व्यापारी समूह रहा है, पढ़ा लिखा समूह रहा है, तो इनकी एक बायस हमेशा से रही बीजेपी के साथ। शुरुआत में बीजेपी के बारे में एक टैगलाइन हुआ करती थी कि ये सवर्ण की पार्टी है, सवर्ण समाज की पार्टी है, लेकिन बीजेपी आजकल, क्योंकि सवर्ण समाज तो ज्यादा स्मार्ट हो गया, नौकरी पा गया, धंधे में घुस गया, बढ़िया से उसको लग गया कि हाँ भाई विदेश भी जा सकते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज पढ़ लिख करके निकल गया, तो सवर्ण समाज वोट बैंक नहीं बचा। बीजेपी को लगा कि सवर्ण के साथ लेकर के कौन सा चुनाव जीता जा सकता है, जातिगत राजनीति में ना घुसा जाए तब तक कैसे फायदा होगा। बस यही बात यहां पर अब लोग प्रतिक्रिया में दे रहे हैं कि आप अगर भाजपा को ये ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं कि ये हमारा ग्रांटेड वोटर है सवर्ण समाज, और आप उसके वोट को काउंट, वैसे ये सवर्ण समाज को भी खुद से सोचने वाला प्रश्न है कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि आपके वोट का असर कम हो गया हो। 140 करोड़ में से 43 करोड़ के आसपास हमारे देश के अंदर 1/3 आबादी लगभग सवर्ण समाज की है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं केंद्र सरकार आसानी से कर पा रही है, 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार केवल इस बात को करके परीक्षण कर रही है, गेज गार के डाल डाल के देख रही है किसी को दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, तो एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में सरकार को आवश्यकता है कि यह तरीका, जिसके माध्यम से पहले भी एक मामला हुआ था, आपको शायद याद हो, एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी केंद्र सरकार को कि बहुत से झूठे मुकदमों में एससी एसटी वाद के अंदर लोगों को फंसाया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसा उपबंध करिए कि शिकायत की वेरिफिकेशन हो, उसके बाद में ही गिरफ्तारी हो। लेकिन
उस मामले में एससी एसटी समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया। सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर के पुरानी वाली ही जो लाइनें थी वो लागू कर दी गई कि एससी एसटी अगर झूठे मुकदमे भी लगाते हैं तो फिर गिरफ्तारी तय की जानी चाहिए। अर्थात दबाव की राजनीति अगर प्रेशर ग्रुप बनकर जातीय समूह करने लगे तो ये देश ये भूल जाए कि ये तरक्की की राह के लिए आगे सोच रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या कर दिया, चाइना हमारी जमीन दबाकर बैठ गया, पाकिस्तान ने हमारे इतने राफेल गिरा दिए। ये जो खबरें हैं ये खबरें केवल फिर खबरें ही रह जाएंगी, क्योंकि देश में अगर जाति के आधार पर ही लड़ने की व्यवस्था शुरू हो गई और कॉलेज के स्तर पर जहां पे लोग एक साथ रहना सीखते हैं, अगर आप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का बीज डालकर पहले से भेजेंगे कि सुनो अगर ये लड़का टॉपर है और ये सवर्ण जाति से आता है, सुनो इसको 2 मिनट में गिरा सकते हैं। बोले तरीका क्या है? बोले जाओ बस शिकायत कर दो, वो इक्विटी कमेटी घूम रही है, वो 4 लड़के घूम रहे हैं, उनको बता दो कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, वो कर देंगे। और राज्य के आपको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आजकल इलेक्शंस होते हैं और ऐसे में इलेक्शन के अंदर गुटबाजी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में फिर टारगेट करके लोगों के खिलाफ इसकी दुरुपयोग किया जाएगा। इसी के चलते समाज के कई सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया करणी सेना के द्वारा। फिर सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे जी हालांकि सरकारी पक्ष तो नहीं रख रहे थे, अपना पक्ष रखते हुए आए कि ये वही सरकार है जिसने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था। तो 10% का आरक्षण गिना करके आज के कृत्य को ठीक ठहराने वाले सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनको जनता ने खूब बढ़िया से ट्रोल किया। लोगों ने इनसे खूब सवाल पूछे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान तो मत दीजिए, संविधान में जो लिखा है वो तो उपलब्ध है ना अभी तक, यूजीसी रूल बना करके ये कहां से ले आती है? क्योंकि दुबे साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करिए, सवर्ण जाति के ऊपर भी ये लागू होगा। लोगों ने उनको रूल दिखाया कि साहब ये एससी एसटी और ओबीसी पर ही लागू हो रहा है, इसमें सवर्ण की कहीं बात नहीं लिखी है। इस तरीके से मिथ्या धारणा फैलाकर आप घटना को ना गुमराह करें। कुल मिलाकर सरकार के ऊपर इस समय ये विचारने का समय आ गया है कि सरकार विचार करे कि इस तरह की तथ्यात्मक त्रुटियां हैं या फिर ये जानबूझकर किए गए प्रयास हैं ताकि समाज में विभाजन हो और ज्यादा अच्छे से केंद्र सरकार हितैषी दिखे, सवर्ण विरोधी दिखे। क्योंकि सवर्ण तो अल्टीमेटली वोट बैंक है ही भाजपा का। उन्हें लगे कि देखिए केंद्र सरकार कितनी अच्छी है, वो ओबीसी एससी एसटी के लिए इस तरह के कानून को रखना चाहती है जिससे कि वो समाज ये संतुष्ट रहे कि समानता को लाने के लिए कितनी जबरदस्त तरीके से मेहनतें की जा रही हैं। समाज में कोई भी कानून वाकई में इंटेंशन अगर सही रख करके लाया जाए तो उसका सही लाभ भी होता है। आज आप प्रभावित हैं, कल कोई और प्रभावित होगा, आज मैं प्रभावित हूं, कल तुम प्रभावित होंगे। यह बात ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आज समाज को इस आईने से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमें इस विषय के ऊपर संघर्ष की आवश्यकता है या फिर हमें एकजुट होकर के राजनीतिक दलों के द्वारा जाति के आधार पर की जा रही इस लड़ाई से हमें बचने की आवश्यकता है। देश में जाति के आधार पर लड़ाने वाली ताकतें, देश की तरक्की को रोकने वाली ताकतें सदैव सक्रिय रहती हैं। आवश्यकता है कि सरकार भी इस बात को समझे, हमारा समाज संगठित होकर के आज यह विषय केवल और केवल दलित वर्सेस जनरल का नहीं है कि सर्व समाज एक साथ इकट्ठा होकर के इस विषय में सरकार से इस बारे में रिक्वेस्ट करे कि आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है, समाज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की जो लाइनें हैं ये हमारे देश में आज अगर इस तरह की पैरवी की जाना शुरू हुई कि हां ये सही तरीका है, अगर इस बात को भड़काते हुए समाज के अंदर से कुछ वो लोग बाहर निकल कर आ जाएं जो कहने लगे कि एससी एसटी ओबीसी इस बात पर प्रदर्शन करने लगे कि नहीं हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा कानून है, इस तरह से देश के अंदर 2 प्रकार के विभाजन हो जाएंगे। जाति के आधार पर देश को टूटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यह हम सबको समझने की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी जाति वर्ग से संबंध रखते हो। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आई हो। आज हमने आप लोगों के सामने अपनी एक किताब के बारे में जिक्र किया था। अगर आप लोग चाहें तो उस किताब को देख सकते हैं। मैंने सुबह वाली सेशन में तो बताया था, आप देख सकते हैं। हमारी मैपिंग की किताब आ चुकी है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, आप उसे अवश्य चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।